आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। इससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं, चाहे आपसे कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए और चाहे आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो टेंजेंट और नॉर्मल से क्वेश्चंस हमेशा ही उठते हैं और ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर इसको सही से ना समझा जाए तो यही टॉपिक आपका बहुत टफ हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें, आखिर तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको जानना होगा स्लोप क्या होता है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों में ही सबसे ज्यादा स्लोप का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए स्लोप के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना जरूरी है। स्लोप के अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फार्मूलाज का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम उनको जानेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो स्लोप्स के फार्मूलाज हैं उनको लिख लेते हैं। तो स्लोप को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो आपका स्लोप जो है इक्वल होगा किस चीज के? टेन थीटा के। इक्वल होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इक्वल होगा किस चीज के? इक्वल होगा आपका dy अपॉन dx। इक्वल होगा किस चीज के? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, क्या यही फार्मूले हैं? नहीं, और भी फार्मूलाज हैं लेकिन उनका यूज कम किया जाता है। जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन जो होती है, तो उसके केस में हम क्या कहेंगे? तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है आपका क्या कहलाता है? स्लोप। लेकिन इसको भी हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? अगर इस y को उठा के मैं इधर ले जाऊं तो इस इक्वेशन को ऐसा नहीं लिख सकता कि mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। हालांकि m पहले से यूज हो रहा है इसलिए यूज ना करके मैं सिंपल स्लोप लिखूंगा। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये माइनस है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ x है m, तो एक माइनस पहले लगा लीजिए, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस 1। इस माइनस 1 से ये माइनस कैंसिल आउट, आपको मिला क्या? m। तो आपका स्लोप क्या हो गया? m। हालांकि आप इसको इस तरह से याद ना करके आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है आपका, वो आपका होता है स्लोप ऑफ द लाइन। किस केस में? जब आपका लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की किसी भी एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट की गई हो। तो ये आपके फार्मूलाज हैं, हालांकि इनके बारे में हम अब डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक लाइन को ड्रॉ किया हुआ है और उस पर a और b दो पॉइंट उस पर कंसीडर कर रखे हैं। तो किसी भी पॉइंट का मतलब यह होता है कि उस पॉइंट की x एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है और उस पॉइंट की y एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है। तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम इससे x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पर। ठीक है ना? तो आपका ये डिस्टेंस होगा। ठीक, अगर मैं इसको c और इसको d कह दूं तो आपका जो AD डिस्टेंस होगा, तो AD डिस्टेंस आपका रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट की ओरिजिन से y एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी होगी। वहीं आपका जो AC डिस्टेंस होगा, तो AC डिस्टेंस आपका रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी इस तरह से। तो आपका ये लाइन जो है ओरिजिन से इसकी पॉइंट A की x एक्सिस पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम बात करें B पॉइंट की, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एक पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है तो उस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो रहे होंगे। कोऑर्डिनेट के बारे में चलिए बाद में बात करते हैं, पहले इसकी पोजीशन को डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से मीट करा दूं और एक परपेंडिकुलर इधर को ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इसको अगर E और इसको F कह देता हूं तो सिंपल वही
कि आपकी ये डिस्टेंस जो BF डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है इस पॉइंट की ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को, और ये जो रिप्रेजेंट कर रही है ओरिजिन से वाई एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस को। सिमिलरली इतना आपने देख लिया। अब मैंने आपको एक चीज यहां पर लिखाया है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो ये होता है कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, मतलब क्या हुआ कहने का, आपने देखा एक पॉइंट ये था, मैंने थोड़ा सा आगे जाके एक पॉइंट बी कंसीडर किया, तो मैं एक चीज यहां से ये नोट करता हूं कि अगर इनको इस तरह से मीट करा दूं, ठीक है, पहले इतनी डिस्टेंस पर और इतनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए था, अब इसको थोड़ा सा चेंज हुआ, इसमें इतना आगे चला गया और इतना ऊपर चला गया, तो ये दूसरा पॉइंट बी कंसीडर कर लिया। तो हमने आपको अभी लिखाया कि आपका जो स्लोप होता है उसका फार्मूला होता है कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y एक्सिस पर कितना चेंज हुआ, मतलब जो पहली स्थिति थी उसकी और जो उसकी दूसरी स्थिति है, उन दोनों पोजीशंस के बीच में x एक्सिस और y एक्सिस पर कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो उसी चेंज के जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहां अगर हम स्लोप की बात करें, ठीक है, मैंने कहा y एक्सिस पर चेंज कितना हुआ, y एक्सिस पर चेंज कितना हुआ, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मैं यहां पर कोऑर्डिनेट्स लिखने से बचना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चीजें अच्छे से समझानी है जिससे आपको एक बार में चीजें क्लियर हो जाएं। वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर होगा, पर आई होप आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा ये वीडियो। तो अगर मैं मान लेता हूं कि आपकी जो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने में एक्स एक्सिस पर डेल्टा एक्स चेंज हुआ और वाई एक्सिस पर डेल्टा वाई चेंज हुआ, तो जो स्लोप होती है वो कहलाती है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अभी अब डेल्टा क्यों लिख रखे हैं आपको पता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है एक माइनस सेगमेंट को या माइनस से चेंज को। अगर हम ये बात करें कि आपके पॉइंट ए और पॉइंट बी जो हैं वो थोड़े पास पास हैं, तब हम वहां पर डेल्टा का इस्तेमाल कर लेंगे। वहीं अगर हम इसको कंसीडर करते हुए चलें कि आपका पॉइंट ए यहां पर है और पॉइंट बी काफी दूर जाकर है, मतलब ये लाइन जो है कोई माइनर सा सेगमेंट नहीं है बल्कि काफी लंबी लाइन है, तो काफी बड़ी चीज के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, जैसा कि आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा। अगर इसी को मैं लिख सकता हूं इस तरह से, लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स में। जैसा कि मैंने आपको लिखाया था, एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, ये दोनों फॉर्मूले मैं आपको लिखा चुका, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हालांकि इसका यूज जो है कैलकुलस में किया जाता है, तो इसके लिमिट के जैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि मैंने सिर्फ समझाने को आपको ये दिखा दिया है। तो हमने अब तक इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया और इसको ड्राइव कर लिया, ठीक है। बात करते हैं इसकी। तो अभी एक चीज आप देख पा रहे हैं कि हमने कहा कि y एक्सिस पर डेल्टा y चेंज था और x एक्सिस पर आपका डेल्टा x चेंज था। तो इसका फार्मूला इसकी हेल्प से हमने अभी भी निकाला, dy अपॉन dx या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और अगर अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, ठीक है, किस तरह से, आइए देखते हैं। कि मैं मान लेता हूं कि आपकी ये लाइन ए बी है वो x एक्सिस से मतलब पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेरे वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सिंगल वीडियो है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लाइन ए बी x एक्सिस से मतलब पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और थीटा क्या कहलाता है, पहले थीटा के बारे में भी जानना जरूरी है। हो सकता है आपकी लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल हो सकता है आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो सकता है लाइन आपका 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, या हो सकता है आपका 30 फॉर्म कर रही हो।
तो मैं आपका कंसीडर कर लेता हूं आपकी जो लाइन है कोई एक जनरल लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपका जो थीटा है वो कहलाता है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, थीटा क्या है आपका? थीटा है इंक्लिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो थीटा है वो इंक्लिनेशन है, और एक बात आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब ये हो गया ये एंगल आपका 90 है, और आप एक चीज देख पा रहे हैं कि आपका ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और आपका ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और ये अगर एक दूसरे के पैरेलल है इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये एंगल भी क्या होगा? राइट एंगल या 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसको मैं O कह दूं, तो आपका AOB जो ट्रायंगल होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा। और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो tan थीटा किसके इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है आपका? डेल्टा वाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं इन द ट्रायंगल AOB। तो tan थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर दैट इज डेल्टा y अपॉन बेस दैट इज डेल्टा x। और डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को। y मतलब y एक्सिस पर, x मतलब x एक्सिस पर, जैसा कि मैं आपको यहां लिखा चुका हूं। ठीक है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है। और एक चीज हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आपका रिप्रेजेंट कर रहा था स्लोप को। इसका मतलब समझिए आप क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपका स्लोप पर एक फार्मूला और मिल गया, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, जैसा कि मैंने यहां लिखाया था। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा आपको मिल गया, dy अपॉन dx आपको मिल गया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x मिल गया। आपका बचा क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये वाला आप चिंता मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको सिंगल डायग्राम से ये सारे फार्मूला कैसे आते हैं निकाल कर दिखाने वाला हूं। अब तक आपने इतने फार्मूलाज तो देख लिए, और अगर मैं आपको एक चीज लिखाऊं, इसको यहां पर शिफ्ट कर देता हूं tan थीटा से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको A और B के कोऑर्डिनेट्स के बारे में नहीं बता रहा था, क्योंकि उसका उस समय नहीं आया था। तो इस टाइम इसका देखते हैं क्या है। मान लेता हूं कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इतनी डिस्टेंस आपकी हो गई x1, ठीक है, और इतनी डिस्टेंस आपकी हो गई y1। ठीक है, सिंपल। B के बारे में अगर हम बात करें उसका मतलब ये हो गया यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपका x2, और यहां से लेकर टोटल यहां तक का डिस्टेंस हो गया y2। ठीक है, हमें बात करनी है सिंपल वही चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। कितना चेंज हुआ? पहले x पर बात करते हैं y की। पहले y पर इतना था, फिर इतना हो गया, चेंज कितना हुआ? चेंज इतना हुआ। कैसे निकालोगे? दिस टोटल माइनस दिस, दैट इज डेल्टा y आपका इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, सिंपल। x एक्सिस पर देखते हैं, पहले था इतना सा, फिर हो गया इतना सारा, चेंज कितना हुआ? टोटल में से अगर इतने को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको ये नहीं मिल जाएगा जी? बिल्कुल मिल जाएगा। तो डेल्टा x इक्वल हो गया आपका x2 माइनस x1। ठीक है, सबकी वैल्यूज आपको पता है, डेल्टा y पता है, डेल्टा x आपको पता है, तो क्या आप स्लोप को ऐसा नहीं लिख सकते? मैं यहाँ पर वैल्यूज को रिप्लेस करता हूं तो मैं पाऊंगा कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आपका ये फार्मूला भी हो गया। ठीक है, मैं आपको इतने फार्मूले करा चुका हूं। और अगर अब हम बात करें किसी लाइन की रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल और लीनियर इक्वेशन, ठीक है, मैं मान लेता हूं लेट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बी अ लाइन। ठीक है, ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था स्लोप को आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। dy अपॉन dx भी आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। तो आपका स्लोप जो इक्वल हो जाएगा किस चीज के? dy अपॉन dx के। और अगर हम यहां से
इसका डिफरेंशिएशन करें तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे यहां से a प्लस बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx की आपको वैल्यू मिल गई माइनस का a अपॉन b। ठीक है, क्या मिला आपको, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन b। ये भी तो स्लोप हो गया ना आपका, और a क्या है आपको पता होना चाहिए, a कोफिशिएंट ऑफ x है, b कोफिशिएंट ऑफ y है, और एक माइनस पहले से आ रहा था, तो वही फार्मूला मैंने लिखाया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये फार्मूलाज थे स्लोप फाइंड आउट करने के। एक बार आपको स्लोप कंफर्म हो जाता है उसके बाद इसको आगे लेकर चलेंगे। सारे फार्मूलाज आपके सामने हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप हर बार हर जगह इनको ड्राइव करके नहीं लेकर आएंगे, आपके ये टिप्स पर होने चाहिए। अब हम इसमें बात करते हैं अपने मेन टॉपिक टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में, मतलब टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। तो आइए समझते हैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से। जैसा कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रखी है, साथ ही साथ उस पर मैंने एक कर्व को ड्रॉ किया है इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताइए ये कर्व पॉइंट P पर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये कर्व कुछ इस टाइप से था। ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं मान लेता हूं आपका P था, अगर मैं आपसे कहूं ये कर्व पॉइंट P पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होती तो शायद आप उसको फाइंड आउट कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, इस पॉइंट P को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस पॉइंट P को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वो लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। आप चाहो तो इस पर वाई एक्सिस इस तरह से बना सकते हो। तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। ठीक है, तो अगर इस इंक्लिनेशन का आपको मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझना होगा, थीटा स्लोप नहीं है। ठीक है ना, थीटा स्लोप नहीं है, बल्कि थीटा क्या है, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन with positive x axis in anti-clockwise direction। तो आपका जो थीटा है, थीटा इंक्लिनेशन है लाइन का विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस या विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी दिशा में। ठीक, ये आपका थीटा है। और अगर थीटा का मैंने आपको बताया था कि स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इक्वल होता है टेन थीटा के, मतलब जो इंक्लिनेशन है उसका टेन ले लें तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्लोप। तो बस वही करना है हमें, यहां पर भी इंक्लिनेशन का टेन अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन। तो आपको थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं इस पॉइंट पर आपका एंगल क्या होगा इस कर्व का, या ये कर्व इस पॉइंट पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, वो इक्वल होगा कि आपकी ये लाइन जो है इस पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रही है, बस उसी के इक्वल हो जाएगा आपका इंक्लिनेशन ऑफ कर्व। ठीक, अगर ये थीटा है इसका मतलब इस पॉइंट पर ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही थी, मतलब इस पॉइंट पर एक कर्व जो है थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हमने इंक्लिनेशन देख लिया, कि हमने ये भी देख ली कि कोई भी लाइन है कब टेंजेंट आपकी कहलाती है। और अब हम बात करें अगर नॉर्मल की, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टेंजेंट। और टेंजेंट का स्लोप जो है इक्वल होता है किस चीज के, टेन थीटा के। यह स्लोप ऑफ टेंजेंट।
अब हम इसमें बात करते हैं नॉर्मल के बारे में। अब तक आपने स्लोप देखा, ठीक है, स्लोप के बाद आपने किसी लाइन को टेंजेंट कब कहेंगे वो देखा। उस पॉइंट पर टच करती हुई अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दें तो वो लाइन कहलाती है उस पॉइंट पर टेंजेंट टू द कर्व। वहीं अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। इसका मतलब ये हो गया, नॉर्मल का मतलब होता है लंब या लंबवत रेखा। तो इस लाइन के इस पॉइंट पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें या एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो वो आपकी कहलाती है नॉर्मल। मतलब अभी हमने देखा कि वो लाइन हमारी टेंजेंट थी, तो हमने क्या किया, इस टेंजेंट पर एक लंब रेखा खींच दी, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो आपकी कहलाएगी नॉर्मल। तो यहां से क्या समझे आप, यहां पर आप ये समझे कि आपका जो टेंजेंट है एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप आपसे नॉर्मल का इक्वेशन पूछेंगे तो आप नॉर्मल का इक्वेशन मत फाइंड आउट कीजिएगा, नॉर्मल निकालना थोड़ा टफ पड़ जाता है। आप टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए और टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होगा उसका इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए और आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल को भी फाइंड आउट करना उतना ही इजी हो जाएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल टेंजेंट। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला, अगर हम मान लेते हैं कि आपकी टेंजेंट का स्लोप जो है, अगर m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि टेंजेंट के स्लोप और नॉर्मल के स्लोप में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, और लाइन क्या था, लाइन कुछ इस टाइप से खींची थी, मतलब हम वहां पर बात कर रहे थे लाइन मतलब एज अ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मैंने फॉर्मूला आपको सबसे पहले ही लिखा चुका हूं, क्या था, इक्वल था dy अपॉन dx के, या मैं कहूं इक्वल था tan थीटा के, या मैं कहूं बहुत सारे मैंने आपको फॉर्मूलास लिखाए थे, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो जो आपकी टेंजेंट है उससे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता हुआ एक लाइन जो होता है वो कहलाता है आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप इक्वल होता है किस चीज के, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अभी हमने देखा कि इसका स्लोप जो था वो था आपका dy अपॉन dx, इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं -dx अपॉन dy, ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। और आपको मैं कहूंगा कि यहां तक करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्प से ही नॉर्मल को फाइंड आउट करेंगे। हालांकि फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए इसलिए लिखाना जरूरी था, मैं आपको लिखा चुका हूं। अब यहां से एक कंडीशन आपसे पूछी जाती है कि मैंने ऊपर लिखा है कि टेंजेंट्स का स्लोप मैंने m1 से रिप्रेजेंट किया है और नॉर्मल के स्लोप को m2 से रिप्रेजेंट किया है। अगर उसको इस फॉर्मूला में मैं पुट कर दूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा m2 -1 अपॉन m1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंप्लाइज दैट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, मैं पाऊंगा m1 m2 -1, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि m1 m2 -1। इसका मतलब क्या हो गया, आपने देखा कि m1 कहेंगे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल है -1, ठीक है। आपसे इस तरह से नहीं पूछा जाता है, पूछा कैसे जाएगा आइए बताता हूं। इफ two lines are perpendicular to each other,
ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दो लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कंडीशन आपसे पूछेंगे क्या होगी। अरे आपका जो टेंजेंट और नॉर्मल था कुछ और थोड़ी ही नहीं था, एक लाइन तो थी, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, दो लाइन तो है, बस उनके नाम अलग है। अब हम कर्व के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये टेंजेंट और ये नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर इनकी पर्टिकुलर बात करें तो ये दोनों लाइंस ही तो हैं, कुछ और थोड़ी ही नहीं है। तो लाइंस है मतलब यही फॉर्मूला जो है इस केस में अप्लाई होता है। m1 m2 इज इक्वल टू -1, दैट इज एक लाइन का स्लोप इनटू दूसरी लाइन का स्लोप इक्वल है -1 के, तब हम कहेंगे कि बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है। टेंजेंट का स्लोप आपका मैं लिखा चुका हूं। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है वो भी मैंने आपको लिखा दिया, और दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं वो भी मैंने आपको लिखा दिया। एक यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है, दो लाइंस के बीच का एंगल आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। हालांकि इसका डेरिवेशन है वो कभी और कराऊंगा, जब आपको स्ट्रेट लाइन कराऊंगा तब मैं इसको करा दूंगा। मान लीजिए कि आपके दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, तो इसकी जो वैल्यू है इक्वल होती है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक फार्मूला ये भी है साथ में मॉडुलस, इसको आप याद कर लीजिएगा। बट थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, या फिर दिस एंड दिस। हालांकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, आप चाहो तो इसमें 90 पुट कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक केस और बनता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हमने देखा कि दो लाइंस के बीच का एंगल का फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, वो था आपका tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, साथ में मॉड। अब मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि वह थीटा इज द एक्यूट एंगल, इसीलिए मॉड लगाते हैं। और शायद आपको ये चीज समझ में ना आई हो, चलिए इस चीज को शॉर्टकट में समझ लेते हैं। अगर मैं मान लूं इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ की और एक लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ की है, ठीक है, मान लेता हूं ये एंगल इसका θ1 है, और एक लाइन और है वो इस तरह से है, ये एंगल आपका θ2 है। तो ये आपकी L1 है दैट इज लाइन 1, ये आपकी L2 है दैट इज लाइन 2। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल आपसे पूछा था ये वाला, ठीक है, ठीक हूं ना मैं, यही तो होगा ना इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, इसके अलावा कुछ थोड़ी ना होगा, ठीक। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये टोटल एंगल इसका θ2 है और इसका θ1 है, तो ये हो जाएगा आपका θ2 माइनस θ1, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया हो ये भी, तो आइए इसको इस तरह से समझते हैं। अगर इस यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब ये एंगल आपका θ1 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा आपका θ2 हो जाएगा, तो आपका रिमेनिंग कितना बचेगा, θ2 माइनस θ1, जिसको हमने कहा थीटा से। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस। अब मेरा आपसे सवाल था, क्या सिर्फ यही एक एंगल है जो इन दोनों लाइंस के बीच में बन रहा है, ठीक है, क्या सिर्फ यही एंगल है जो इन दोनों लाइंस के बीच बन रहा है, हम इसी को फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई और एंगल नहीं बन सकता? जी बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि आप एक चीज ये देखिए कि आपका ये एंगल भी तो दोनों लाइंस के बीच का है, सही है ना, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा हूं, क्योंकि ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है, और L1 और L2 दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये एंगल भी तो आपका दोनों लाइंस के बीच में है, तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया? ये भी तो एंगल उन्हीं के बीच का था। जी नहीं, ये बिल्कुल उनके बीच का एंगल है, लेकिन मैंने आपको ऊपर लिखाया था हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल की, ठीक है, एक्यूट एंगल की। ये एंगल बेशक है लेकिन ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल नहीं, इसलिए हम इसको कंसीडर ना करके हम कंसीडर करते हैं इस वाले एंगल को, ठीक है। अब ये बात चलिए इस एंगल को भी प्रूव कर लेते हैं। आपको मालूम है अगर θ1 θ2 इनके इंक्लिनेशन है विद द रिस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब m1 जो पहली लाइन है उसका स्लोप इक्वल होगा tan θ1 के,
और m2 दूसरी लाइन का स्लोप इक्वल होगा tan थीटा 2 के। और आपको पता है कि हमने कंसीडर किया था थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द लाइन, और थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल थी, थीटा 2 माइनस थीटा 1 के। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसका फार्मूला यूज कीजिए, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। सबकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिए, आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 माइनस, ये प्लस का आएगा m1 m2। ये क्या हुआ आपका tan थीटा की वैल्यू। और मॉड इसलिए लगाया कि एंगल ये भी निकल के आ सकता था, पर हमको ये चाहिए नहीं और ये नहीं चाहिए, तो आप इस पर मॉड लगा दीजिए, प्रूव हो गया। कितना आसान है, आप चीजों के कॉन्सेप्ट को समझिए, रटिए मत। रटने के लिए पूरी जिंदगी है आपके पास, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ आपको रटना है, पर एक बार आप समझ लीजिए। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट फिट हो गया, उसके बाद ये फार्मूलाज जो हैं आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूलाज ऑटोमेटिक आपके माइंड में प्रूव हो जाएंगे विदाउट पेन पेपर, बिना लिखे हुए। गारंटी देता हूं इस चीज की। ठीक, चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए एक बार। जिन पॉइंट्स के बारे में हमने पहले बात की थी, आइए वो पॉइंट्स देखते हैं क्या है। अगर हम बात करें कि अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि आपका स्लोप जो है, फार्मूला लिखाया था m इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल था किस चीज के, dy अपॉन dx के। और इन्होंने कहा कि आपका स्लोप जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर जो थीटा है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनका कहने का मतलब है यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है। अब जैसे ही आप इसमें 0 पुट करेंगे, आप पाएंगे कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इसमें एक केस और बनता है, वो क्या है आपका, कि स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसी बात को मैं एक और तरीके से कह सकता हूं, वो क्या है, कि स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये क्या होगा आपका, इन्होंने कहा कि आपका स्लोप जो है tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx होता है, तो इसमें अगर मैं 90 वैल्यू पुट करूं तो आपको dy अपॉन dx इज इक्वल टू मिल जाएगा tan 90, और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, दैट इज 1 अपॉन 0। ठीक है, लोग इनफाइनाइट लिखते हैं, मैंने 1 अपॉन 0 लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ करके दिखाना था। अगर आप इसको यहां लिख दूं, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आप पाएंगे क्या, इसको उठा के इधर ले जाऊंगा, इसको उठा के इधर ले जाऊंगा, यहां से आप पाएंगे कि आपका dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड आउट करूं मैं, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो 0 उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, दैट इज 0 अपॉन 1 या 0। तो अगर आपसे पूछे कि स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालो या स्लोप, तो आप कहेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। और अगर आपसे पूछे कि स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस कहे, तो आप कहेंगे dy अपॉन dx की जगह पर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक चीज, आप हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है कैन नॉट फाइंड आता है। द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन कैन नॉट बी डिफाइंड। मेरे स्टेटमेंट हर चीज में आपको लिखा नहीं सकता, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो ऐसे ही बोल देता हूं, आप उन पर फोकस जरूर कीजिएगा। फिर से, आप हॉरिजॉन्टल लाइन का तो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप एक वर्टिकल लाइन का स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते। द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन कैन नॉट बी डिफाइंड, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ये हो जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ केस और बनते हैं, वो क्या, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, ये तो था दो लाइंस के बीच में, तो यहां से एक फॉर्मूला ये बनता है कि टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल
अब दो लाइन है, पैरेलल है एक दूसरे के, इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। एक लाइन ये, एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, 0 होगा ना, पैरेलल है। 0 उठा के आप इसमें पुट कीजिए, आप पाएंगे क्या कि tan 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप पाएंगे इम्प्लाइज दैट यहां से कि m1 इज इक्वल टू m2। सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है और ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के देखा है तो सारे स्टेटमेंट्स आपसे पूछे गए हैं। एक स्टेटमेंट और है कि टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दो लाइन परपेंडिकुलर है, डेट इज आपका थीटा जो है वो 90 हो जाएगा, डेट इज tan 90, और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, डेट इज 1/0। फिर से आप इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप पाएंगे क्या कि इसकी मल्टीप्लाई तो 0 से हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। इम्प्लाइज दैट आपको मिलेगा यहाँ से कि 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट m1 m2 इज इक्वल टू -1। और इसको मैं पहले ही लिखा चुका हूं आपको कि दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी अगर उनकी स्लोप्स की मल्टीप्लाई इक्वल होगी -1 के। तो ये तो था अब तक का बिल्कुल बेसिक टेंजेंट के बारे में। तो अब तक मैंने आपको टेंजेंट और नॉर्मल टॉपिक पर पहुंचने के लिए जितनी मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो मैं आपको बता चुका हूं। ये बेसिक है, अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो आपको शायद ये थोड़ा बोर लगा होगा, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग की है तो मैं समझता हूं आपको इसकी जानकारी होना उतना ही जरूरी है जितना टेंजेंट और नॉर्मल की आगे की जानकारी है। क्योंकि कोई भी अगर बेस क्लियर नहीं होगा आपका तो आप उसके आगे की शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स अलग होती हैं और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो अलग होता है। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आपकी शॉर्ट ट्रिक्स जो है आप पे टिप्स पर होंगी, तो उन्हीं के बारे में अब हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की, तो आइए बात करते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट P x1 y1। ठीक है, तो टेंजेंट एक परंपरागत तरीका होता है निकालने का, उससे तो हमें करना नहीं है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए थी। जैसे कि अगर आपको कोई भी टर्म कुछ इस टाइप से दिख जाए कि आपके टर्म्स में एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे किस चीज से? एक्स x1। ठीक है, x तो लिखना ही लिखना है, x1 उसके साथ लगा देना है। सिमिलरली अगर y स्क्वायर आ जाए तो उसके लिए आपको लिख देना है y1। अब कुछ जगह x भी आएगा आपसे, तो x को आप रिप्लेस करना x प्लस x1 अपॉन 2 से, और y भी आएगा तो उसको रिप्लेस कर देना y प्लस y1 अपॉन 2 से। और साथ में x y अगर एक साथ आ जाए तब आप क्या करोगे? तब आप एक काम ये करना, सबसे पहले x y1 लिखना प्लस y x1 और अपॉन में 2। ये है आपके बेसिक। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, किसकी जगह पे क्या रिप्लेसमेंट है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमको टेंजेंट फाइंड आउट करना है। क्या लिखा है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट P x1 y1। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस चीज की? ऑन सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई सर्किल है आपके पास तो इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा उसका इक्वेशन होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कुछ रिप्लेसमेंट है, तो रिप्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से होंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन सर्किल, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं हम सेकंड, जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज हमारे पास इलिप्स है। तो इलिप्स के केस में क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो इक्वल होगा एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना सिंपल है। और अगर हम बात करें अपने तीसरे कर्व की, दैट इज पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैंने आपको बताया था कहीं पर x भी आपको मिलेगा तब क्या रिप्लेसमेंट है आप देख सकते हैं। तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y y1 इज इक्वल टू
अब इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2a और ब्रैकेट में x प्लस x1। और हमारे पास बचा हमारा लास्ट पॉइंट जो कि होता है हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप का कोई हाइपरबोला है। तो इसके किसी पॉइंट x1 y1 पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो होगा आपका क्या, कि x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना सिंपल है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये रहा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये रहा, ये रहा और ये रहा, और उसके करस्पॉन्डिंग कर्व ये है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसके करस्पॉन्डिंग कर्व्स हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपका टेंजेंट नॉर्मल में पहला पॉइंट होता है। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे जब आपका जो लाइन होगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर किसी कर्व पर टेंजेंट है तो उसकी कंडीशन क्या होगी उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कि अगर हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू, सबसे पहले बात करते हैं हम पहले नंबर पे कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब किसी सर्किल पर टेंजेंट है। अब सर्किल पर टेंजेंट है इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका मतलब दो तरीके से निकाल सकते हैं कि इस तरह से कोई सर्किल है, यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया आपने। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल होगा रेडियस के, तो उस चक्कर में ही मत पड़िए आप। सबसे पहले एक काम ये कर सकते हैं, आपका कंडीशन निकल के आता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम 1 प्लस एम स्क्वायर। ए क्या है आपका, ये आपका रेडियस ऑफ द सर्किल है। सी क्या है, सी आपका इंटरसेप्ट। ठीक है, और एम की बात करें तो एम क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मैंने रिपीट किया फिर से, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और ये चीज आती कहां से है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे कि इसमें y को रिप्लेस कर दीजिए तो आप पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m एक्स सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप पाते हैं यहां से कि आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में अगर आपको इसके रूट्स जो है, अगर हम कहें कि एक सिंपल पॉइंट पर काटेगा या फिर इसके दो पॉइंट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे, या फिर हम आपसे कहें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा जो वो इक्वल होगा 0 के। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4a, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, और इनटू c, c मतलब कांस्टेंट टर्म c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, हम पाएंगे क्या, ये 4 से 4 आ रहा है, इसमें 0 हो जाएगा दैट इज m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ओपन करेंगे हम पाएंगे क्या, सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, पाते हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल आउट, अगर सी स्क्वायर को उधर ले जाएं तो हमें मिलेगा क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट का आपको इस्तेमाल करना है फॉर हाइपरबोला, फॉर इलिप्स, फॉर पैराबोला। ठीक है, सर्किल का मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ये कंडीशन किस तरह से आई, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट हम 0 रख दें तो उसके बाद जो कंडीशन मिलेगी वो रिप्रेजेंट करेगी उस लाइन को उस कर्व के ऊपर एज अ टेंजेंट। तो हमने सर्किल को डिटेल में पढ़ा कि कोई सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का कोई सर्किल है, तो उसकी रेडियस अगर a है और y इज इक्वल टू mx प्लस सी,
ठीक है, कोई एक लाइन है जिसका स्लोप m है और इंटरसेप्ट c है, तो इसके बीच में एक रिलेशन था कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। कब? जब ये लाइन इस कर्व के ऊपर एज अ टेंजेंट वर्क कर रही होगी, या ये लाइन इस कर्व पर टेंजेंट है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कर्व की, डेट इज हम बात करेंगे इसमें पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का कोई पैराबोला है, उसके ऊपर y इज इक्वल टू mx प्लस c कोई लाइन है जो कि टेंजेंट है, तो आपकी कंडीशन होती है c इज इक्वल टू a अपॉन m। कहां से आई? सिंपल, वही आपको y रिप्लेस कर देना है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 पुट करना, आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। बात करते हैं हम अपनी थर्ड पॉइंट की, वो है आपका इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और चौथी में लिख ही लेता हूं हाइपरबोला को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसकी कंडीशन होती है कि इस पर अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की कोई लाइन है जो एज ए टेंजेंट वर्क कर रही है, तब जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हाइपरबोला के लिए कंडीशन होती है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कहां से आया? y को आप रिप्लेस कर दीजिएगा mx प्लस c से, सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, फिर सिंप्लीफाई कीजिए, तो फाइनल आपको ये मिल जाएगा। और ये मिल गया, मतलब कंडीशन मिल गई। ठीक है, इन दोनों को मैं कंबाइन करके हमेशा लिखता हूं, जिससे कि याद बना रहे कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। वो क्यों? क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता है तो इलिप्स प्लस के लिए प्लस, और अगर माइनस है तो हाइपरबोला, तो हाइपरबोला के लिए माइनस। इसलिए दो अलग अलग याद ना करके मैं ये याद करता हूं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसमें बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। सबसे पहले बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक कार्टेशियन इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स और वाई आए हैं। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि मतलब आपको पैरामीटर चेंज करना है एक्स और वाई से हटा के। मान लीजिए आपके पास कोई एक सर्किल है इस तरह से, इस पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। तो जो पॉइंट है P x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x और y में ना लिखें, r और थीटा में लिखें। r क्या है? r आपका रेडियस है, ठीक है, और थीटा क्या है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कोई भी पी आर कॉमा थीटा हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। कोई एक पॉइंट है, ये एंगल होता है थीटा, ये आर होता है। इसको कहते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि आपका x जो है वो इक्वल होगा r cos थीटा के, और y जो है इक्वल होगा r sin थीटा के। तो अगर मैं आपसे कहूं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होती है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल जो होती है वो होती है x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन अ सर्किल क्या होंगे, आपके होंगे a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है। तो आपको ये याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी पॉइंट को किस तरह से लिखते हैं। अगर आप सोच रहे हो शायद ही मैंने गलत लिखा है, इनकी हेल्प से इस इक्वेशन को बड़े इजीली ड्राइव कर सकते हैं। वो कैसे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड एडिंग वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो इस तरह से हमें लौट कर यही इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। और अगर हम बात करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax किसी पैराबोला पर, इस टाइप का कोई एक पैराबोला है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर कंसीडर कीजिए P, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो होंगे क्या? 80 स्क्वायर 280। t क्या है? t आपका पैरामीटर है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज इलिप्स पर कोई भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आपको कंसीडर करना हो तो आप इसको कंसीडर करेंगे a cos थीटा b sin थीटा। a क्या है? a हाफ मेजर एक्सिस है, b आपकी हाफ माइनर एक्सिस है। सिमिलरली बात करें हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट P है तो उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे कुछ इस प्रकार से
कि a sec फाइव b tan फाइव। अब a क्या है ये आपको पता होना चाहिए। a है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस का आधा है, हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। बी आपका हाफ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो आपके ये 4 पॉइंट हैं अलग अलग कर्व के लिए, इनको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आपके इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स या पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। इक्वेशंस जब x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस पुट कर देंगे तो यही अपने आप में इक्वेशंस बन जाएंगी। अब तक हमने देखा, इसके पहले पॉइंट में हमने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस एंड दिस। उसके बाद में एक कंडीशन फाइंड आउट करनी थी। लेकिन अब हम अगले पॉइंट में क्या करेंगे, हम करेंगे कि आपको अगर स्लोप दे दें, आपसे कहा जाए कि आप स्लोप के टर्म्स में इन कर्व्स के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ m। तो आपको पता है कि m के टर्म्स में कोई भी लाइन का इक्वेशन हम किस प्रकार से लिखते हैं, वो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप्स का। ठीक है, तो m क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसका जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब c के केस में इसकी वैल्यू क्या थी, मैंने आपको बताया था कि c इज इक्वल टू होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। अगर मैं c निकालूं यहां से तो मिलेगा आपको प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। a बाहर आ जाएगा, उसका स्क्वायर a। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ m। सिमिलरली बात करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की, तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा mx प्लस c। मतलब सबके c चेंज होंगे। जो चेंजेस कैसे होंगे कि इसके बारे में जो कंडीशन सबसे पहले लिखाई थी उन्हीं को उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए। c की जगह पे a अपॉन m ऐसा ही रहेगा, c चेंज होंगे। ठीक है, बात करें इसकी तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस। अब इसके केस में आपका c की वैल्यू थी c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम बात करें हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ m होगी वो होगी mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सारे फार्मूलाज आपसे पूछे जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं सारे के सारे मैं आपसे लिखाऊंगा और आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखिएगा कि इन कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूं, जो लेक्चर्स मैं आपको करा रहा हूं, उन लेक्चर्स से उन प्रीवियस ईयर पेपर्स में कितना आया हुआ है। गारंटी देता हूं मैं आपको 80% से एबव आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिलेगा। अब इसमें हमने देखा कि कोई भी एक लाइन थी वो टेंजेंट थी, तो कंडीशन फाइंड आउट की, x1 y1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ m फाइंड आउट किया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखाए थे। ठीक है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स मैं आपको लिखा चुका हूं, इसीलिए अब मैं आगे इसको थीटा के टर्म्स में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखकर दिखाने वाला हूं। अभी आपने देखा कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ m फाइंड आउट किया, जिसके फॉर्मूलाज ये रहे। अब क्या करेंगे कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा फाइंड आउट करेंगे। मतलब जो हमारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे उस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के ऊपर उस कर्व का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की, तो इस पर जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से होता है कि a cos थीटा, a sin थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि x x1 प्लस y y1 टाइप, इस टाइप से करना क्या है। सबसे पहले x लिखिए, x1 की जगह पर आपका ये पॉइंट आ जाएगा डेट इज a cos थीटा, प्लस y लिखिए, y1 की जगह पर ये आ जाएगा a sin थीटा इज इक्वल टू आपका रेडियस जैसा है वैसा ही। ठीक है, इस a से ये a कैंसिल, बचा क्या
आपके पास बचा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। ठीक है, एक आपको मिल गया। अगर हम बात करें आपका कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का कोई भी एक पैराबोला होता है, उसके ऊपर कोई कोऑर्डिनेट्स मैंने सबसे पहले आपको लिखाए थे कि 80 स्क्वायर 280 टाइप का होता है, तब आपको करना क्या है, सिंपल वही y स्क्वायर की जगह y1 दैट इज y इंटू 280 इज इक्वल टू 4a टाइम्स x प्लस x1 की जगह पे 80 स्क्वायर अपॉन में 2। इससे ये कैंसिल, बचा क्या आपके पास, इससे ये कैंसिल, इस a से ये एक कैंसिल हो गया, बचा आपके पास y इंटू टी इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है ना। बात करें हम तीसरे की, क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली फिर से वही करना है, एक्स x1 प्लस वाई y1, मतलब आपका जो पॉइंट होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि a cos थीटा और कॉमा b sin थीटा। तो इसमें आप इसकी जगह पे पुट कर दीजिए, आप पाएंगे क्या, x a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई b sin थीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इंप्लाइज दैट आपको मिलेगा यहां से क्या कि x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा एक ये मिल गया। ठीक है, बात करें हम चौथे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो इस पे आपका पॉइंट था a sec 5 b tan 5। सिमिलरली पुट आपको वही करना है, दैट इज x इंटू a sec 5 अपॉन a स्क्वायर माइनस b बाई, ठीक है, tan 5 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंप्लाइज दैट आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा x sec 5 अपॉन, और ये हो जाएगा बाई अपॉन b tan 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ m ये रहा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा ये रहा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट m के टर्म्स में ये रहे, ठीक है, ये आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के हैं, और ये ठीक है ना, ठीक है ना। आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने क्लियर हो जाए इसलिए दोनों फार्मूलाज को एक साथ लिखाया है, जिससे आपको एक ही बार में सब कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। कुछ पॉइंट्स रह गए जिनको लिखाना जरूरी था, जो कि एग्जाम में आपसे बार बार पूछे गए हैं। क्या है, आइए देखते हैं। अभी मैंने आपको लिखाया था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का कोई भी पैराबोला होता है, उसके कोई भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो होते हैं किसी पॉइंट के, वो इस टाइप के होते हैं कि 80 स्क्वायर 280। ये तो एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है, ये कंफर्म है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है। अगर एग्जामिनर का मूड होगा आपको फंसाने का तो आपसे ये नहीं पूछेगा, फिर आपसे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पूछेगा इन टर्म्स ऑफ m। याद रखना, m के टर्म्स में हमेशा पूछा जाता है, लेकिन कब, जब आपको फंसाना हो। तो इसका जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि a अपॉन m स्क्वायर 2a अपॉन m। याद रखना, आप करना क्या है, t की जगह पे आपको 1 अपॉन m पुट कर देना है। कब, जब आप बात कर रहे हो टेंजेंट की, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हो नॉर्मल की, ये पॉइंट्स आपको कहीं पर लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जो मैंने प्रैक्टिस की है, जो रिसर्च की है, आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल ही इजीली समझ में आ जाए। जो मैंने आपको रिसर्च की है तो उसके अनुसार मैंने आपको लिखा रहा हूं कि a अपॉन m स्क्वायर 2a अपॉन m कब होगा, जब आप बात कर रहे होंगे टेंजेंट की, मतलब t को रिप्लेस कर देना है 1 अपॉन m से। और अगर आप बात कर रहे हो नॉर्मल की, तब आपको t रिप्लेस कर देनी है -m से। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, तब आपका पॉइंट हो जाएगा, इसमें पुट कीजिए, आप पाएंगे a
एम स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा गया है और एग्जाम में आपसे ये भी पूछा गया है। अगर आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 से लेकर 2010 तक आप देखिए कोई ना कोई पेपर में कई बार ये रिपीट किए गए हैं। ठीक है, कई पेपर्स में ये कई बार रिपीट किए गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये लिखाना जरूरी समझा, तो मैं आपको ये लिखा रहा हूं। साथ ही साथ एक पॉइंट और है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और लोग इसको मिस कर देते हैं, क्योंकि अब तक हमने टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में जितनी भी बात की, कर्व्स के बारे में जितनी भी बात की, वो सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड थे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड थे। लेकिन आपसे एग्जाम में नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला से क्वेश्चन बनता है, मतलब कि आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस माइनस a टाइप का कोई भी पैराबोला है, और अगर आपसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू mx प्लस c इस पर टेंजेंट है, ठीक है, इस कर्व के ऊपर ये क्या है, टेंजेंट है, तब आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कंडीशन क्या होगी। एक कंडीशन है वो आपसे पूछी जाती है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस 3 से 4 बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, तो याद रखना इसके लिए c की वैल्यू होती है a अपॉन m। ठीक है जी, नहीं, c इज इक्वल टू a अपॉन m कब होती है, जब y इज इक्वल टू mx प्लस c, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइप के पैराबोला के ऊपर टेंजेंट होता है, तब होता है आपका ये वाला पॉइंट। और अगर इसमें प्लस माइनस a आया है, डेट इज आप इसमें प्लस माइनस लगाइए और क्या कीजिए, a m। यहां डिवीजन में थे, यहां आप मल्टीप्लाई में कर दीजिए। ठीक है, कितनी आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको एक बार मेरे तरह से पढ़ के देखिए। a अपॉन m नॉर्मल केसेस में होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, और नॉन स्टैंडर्ड आ जाए तो आप काम कीजिए, प्लस माइनस इसलिए लगाया है कि 2 केसेस की हम बात कर रहे हैं, तो 2 केसेस की अलग अलग बात ना करके एक बार में बात कर लेते हैं। प्लस के केस में प्लस आएगा, माइनस के केस में माइनस आएगा, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लगाया, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लगा लिया। अब बात करते हैं, प्लस ए एक्स्ट्रा आया है ना, ये एक्स्ट्रा आया है, तो आप एक काम ये कीजिए, पहले ए को m से डिवाइड किया था, इस बार a में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवीजन मल्टीप्लाई, कितना आसान है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1, जो कि आपका एक आउटर पॉइंट है, मतलब बाहरी। तो आपका ये इक्वेशन है, कहते हैं कि किसी बाहरी बिंदु से सांकव या फिर किसी कर्व के ऊपर, किसी बाहरी बिंदु से किसी कर्व के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि लेट S be any curve and P x1 y1, ठीक है ना, be any point outside the curve ठीक है ना। तो आपसे कहेगा कि आप पेयर ऑफ टेंजेंट बताइए, स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण बताइए, तो याद रखना स्पर्श रेखा युग्म का जो समीकरण होता है वो ये होता है s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और t क्या है, t है आपका टेंजेंट ऑन द कर्व। तो जो आपका t है वो है टेंजेंट ऑन द कर्व, और s1 क्या है, s1 है s एट द p, मतलब जो आपका कर्व है उस कर्व की p मतलब x1 y1 पॉइंट पर सेटिस्फाई कराने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो होती है आपकी s1। ठीक है, तो ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। एक चीज आपसे और पूछी जाती है, वो है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपसे भी बताया था, पहले ही बात कर चुका हूं।
जब आपको मिड पॉइंट गिवन हो तो आपको मैंने एक चीज बता रखी है कि S1 इज इक्वल टू टी, ये मैं आपको पहले करा चुका हूं सर्किल के केस में। तो एक पॉइंट है जो कि आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हालांकि आप मोस्टली ये क्वेश्चन को जो है रटते होंगे, लेकिन अगर आप क्लास 12 की जो कि पहले के टाइम में जो 6 बुक हुआ करती थी उन बुक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा के देखें तो लास्ट से जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो यही था आपका, कि आपकी एक स्टेटमेंट है वो ये है कि किसी तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है कि किसी भी परवलय की नाद के जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज के, उस परवलय के नाभिलंब के आधे के, मतलब उसके अर्धनाभिलंब के बराबर होता है। किसी परवलय के नाद के जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य उसके अर्धनाभिलंब के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि द हार्मोनिक मीन ऑफ द पार्ट ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला इज इक्वल टू द हाफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। कहने का मतलब आप समझ पाए। अब इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपसे एज इट इज पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जाता है और साथ ही साथ इस स्टेटमेंट का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपसे कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं बल्कि कई बार रिपीट किया गया है। क्या है, पहले आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक पैराबोला है इस टाइप का, ठीक है, ये आपका फोकस है और इस फोकस से पास होता हुआ एक कोई फोकल कॉर्ड है। ठीक है, तो इस फोकल कॉर्ड की अगर मैं कहूं फोकस को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये आपका P है और ये आपका Q है, तो इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब आप समझ पाए क्या है। आपके जो पार्ट्स हैं फोकल कॉर्ड के वो कौन से होंगे, PS और QS। तो PS और QS का आपको हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन लेना है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा किसी इसके 2PS इंटू QS अपॉन PS प्लस QS। और किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा हाफ लेटस रेक्टम। हाफ लेटस रेक्टम मतलब समझते हैं अर्धनाभिलंब। लेटस रेक्टम किसके इक्वल होता है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको ये सब कुछ मैं पहले बता चुका हूं। हाफ लेटस रेक्टम इक्वल होता है 2L के। ठीक है, हाफ लेटस रेक्टम इक्वल होता है 2L के, डेट इज 2L। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्वेश्चन आपसे अभी भी इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आइए देखते हैं। इन दोनों को उल्टा कीजिए, आप पाएंगे कि PS प्लस QS और अपन में आ जाएगा क्या, PS इंटू QS। ठीक है, इक्वल होगा किस चीज के, मैंने इसको उल्टा किया है मतलब 1/L के। बात अभी भी नहीं बनी, बात कब बनेगी, अब इसको डिवाइड करूंगा तो मैं पाऊंगा क्या कि 1/PS प्लस 1/QS इक्वल होगा किस चीज के, 1/L के। तो PS और QS जो है आपके पार्ट्स हैं किसी फोकल कॉर्ड के, तो आपसे ये स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है और इसी स्टेटमेंट को और भी घुमाया गया है। किस टाइप से, आइए बताते हैं। तो ये आपसे किस किस टाइप से पूछा गया है, सबसे पहले तो वही कि 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 1/L। ये स्टेटमेंट ऐसा ही लिखा हुआ है। और आपको पता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है 4A के और ये इक्वल है 2L के। इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या 2A इज इक्वल टू L। L को हम रिप्लेस करेंगे तो आपसे ये भी पूछा गया है और आपसे ये भी पूछा गया है कि 1/PS
प्लस 1/QS इक्वल होगा किस चीज के 1/2A। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए, ये भी आपको रखा हुआ मिलेगा और ये भी आपको रखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चीज रखी हुई और मिलती है, वो क्या कि अगर इन पार्ट्स को, ये फोकल कॉर्ड है, इन पार्ट्स को मैं L1 L2 से रिप्रेजेंट कर दूं तो आपको क्या मैं ये नहीं लिख सकता 1/L1 प्लस 1/L2 इज इक्वल टू 1/L। इसमें मैंने पुट किया, ठीक है, PS और QS की वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया तो मुझे मिल गया ये। आपसे ये भी पूछा गया है, ठीक है। और एक काम, जैसे मैंने यहां पर पुट किया तो फिर से यहां पर पुट कीजिए आप पाएंगे क्या 1/L1 प्लस 1/L2 इज इक्वल टू 1/2A। अब आप देख पा रहे हैं ना, मात्र एक स्टेटमेंट, इतना सा एक क्लास 12 का स्टेटमेंट है। आपको अगर याद हो, इस स्टेटमेंट को उन्होंने इस तरह से भी लिखा है, ठीक है, इस तरह से भी लिखा है और इस तरह से भी उन्होंने लिख के दिया है इस स्टेटमेंट को, साथ ही साथ इस तरह से लिख के दिया है, इस तरह से और इस तरह से भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाइए, सारे ये आपको लिखे हुए वहां पर मिल जाएंगे। आपने अगर मेरे सर्किल के वीडियो को पढ़ा है तो मैंने आपको उस पर लिखाया था कि अगर आपके पास S1 S2 कोई दो कर्व हैं, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड मैंने आपको बताया था, वो क्या था आपका कि आपका इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड था S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, इसकी एक कंडीशन और होती है, वो क्या है, आपसे कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस बताइए, ठीक है ना। आपसे इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस पूछेंगे। अब इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस क्या होती है, कुछ नहीं है, वो भी यही है। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड या फिर इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस पूछे तो आपको करना क्या है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये आपको लगा देना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया है। इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछी गई है। एक पॉइंट जब मैंने आपको सर्किल कराया था तब मैं भूल गया था, तो अभी एक पॉइंट याद आया है तो मैं आपको लिखा देता हूं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कह रहे हैं x² + y² + 2ax + c = 0 and x² + y² + 2by + c = 0 will touch each other then। हमसे एक कंडीशन पूछी है कि ये दोनों सर्किल जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसकी कंडीशन ये होती है 1/a² + 1/b² = 1/c। याद रखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। अब आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ आप याद कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था आप चीजों को कोरिलेट करना सीखो, एक दूसरे से उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना सीखो, फिर आपको जो चीजें हैं वो आपको लंबे समय तक याद बनी रहेंगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैंने आपको लिखाया, शायद आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ सर्किल पे फोकस किया ही नहीं होगा। आपने सोचा कि दो सर्किल दे रखे हैं, बस बात खत्म कि 1/a² + 1/b² = 1/c आप उसमें लगा दें, ठीक है। आपने इक्वेशन ऑफ सर्किल पर फोकस ही नहीं किया। आप एक चीज नोट कीजिए, x² + y² + 2ax, इसमें y का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है। यही इसके मेजर पॉइंट हैं। जब भी आपको सर्किल में एक में x का ना हो और एक में y का कोफिशिएंट ना हो, तब आप ये काम ये कीजिएगा कि एक बार x के कोफिशिएंट के आधे का 1/a² टाइप करके प्लस 1/b² = 1/c, जो कि कॉमन है, ठीक है। कितना आसान था, एक में y नहीं है, एक में x नहीं है, तो जिसमें जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो, जो जो चीजें हैं उससे एक रिलेशन निकलेगा 1/a² + 1/b² = 1/c। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो बात करते हैं अगले वीडियो के बारे में कि आपका अगला वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो एक बार उसका छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं।
अब हम बात करते हैं आपने अगले वीडियो के बारे में कि अगले वीडियो में किन किन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के वीडियो में टेंजेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं और जिनसे क्वेश्चंस बनता है, चाहे वो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो आपका केबीएस हो, चाहे वो आपका एनबीएस हो या आपका डीएसएसबी हो या झारखंड टीजीटी हो या फिर आपके राजस्थान का टीजीटी हो, सभी में क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। तो टेंजेंट के तो मैं सारे करा ही चुका हूं। बात करते हैं नॉर्मल की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, फिर से वही कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है। तो हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में बात ना करके हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ एक और है, वो है आपका ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्टरी। इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन है और मैं आपको ऐसे कराऊंगा कि आप एक बार इनको समझ लेंगे, जिंदगी में कभी दोबारा नहीं भूलेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट हैं किस चीज के, पैराबोला के, सर्किल के, इनसे क्वेश्चंस बने हैं इसलिए मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, थ्योरम्स हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछी गई हैं, एज अ रिजल्ट पूछी गई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक। तो नॉर्मल भी काफी बड़ा है, ये तो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। एक बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख जरूर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि टेंजेंट को अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ इसमें थोड़ी बहुत मेहनत की गई है, तो प्लीज आप एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है। और जितने भी आपको सुझाव हो प्लीज सुझाव जरूर दीजिएगा। भले ही आप नेगेटिव कमेंट करें पर कमेंट करके बताएं जरूर, जिससे कि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं। तो आपसे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और ना आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।